गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने लेसन 5 के प्रश्नोत्तर के बारे में पिछले वीडियो में किया। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप, भरने वाला और मिलान करने वाले प्रश्नों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा। अब आप लोगों का अति लघु प्रश्नोत्तर है। अति लघु प्रश्नोत्तर में पहला क्वेश्चन है, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारणों को लिखें। तो फैक्ट्री प्रणाली का विकास में पहला तो फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत हुई, उसमें पहला कारण ये है मशीनों का निर्माण। मशीनों का निर्माण हो गया तो फैक्ट्रियों की स्थापना होने लगी। दूसरा था पूंजी की आवश्यकता, पूंजी का निवेश, यानी सरकार पूंजी देने लगी। लौ उद्योग जब हुआ तब फैक्ट्री प्रणाली की और शुरुआत हो गई। तो ये 2 कारण थे जो फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत हुआ। उसके बाद बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? बुर्जुआ वर्ग मतलब मध्यम वर्ग। तो जब कंपनियों की स्थापना होने लगी, उद्योगों की स्थापना होने लगी, औद्योगिकरण हो चुका था, तो उस समय शहरों में 3 वर्ग का जन्म हुआ। एक तो पूंजीपति वर्ग, जो मिल मालिक थे, जिनके पास पूंजी होता था, जो कंपनी के मालिक थे, एक वो। और दूसरा बुर्जुआ वर्ग यानी मध्यम वर्ग, जिसमें आम पढ़े लिखे लोग शामिल होते थे, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, इस प्रकार के पढ़े लिखे लोग उसमें शामिल होते थे। तो ये मध्यम वर्ग निकल कर एक सामने आया। और तीसरा था मजदूर वर्ग, जो मजदूरी और श्रमिक वर्ग के रूप में देखा जाए। तो बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति हुई। दूसरा, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से? 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग आपको लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, ये थे। लेकिन बाद में उस समय 18वीं शताब्दी के बाद आपको जूट मिलों की स्थापना की गई, सूती मिलों की स्थापना की गई। तो 18वीं शताब्दी में भारत के प्रमुख उद्योग आपको लघु उद्योग और कुटीर उद्योग थे। उसके बाद कर रहा है निरुद्योगीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? निरुद्योगीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? तो निरुद्योगीकरण का मतलब होता है कंपनियों में कच्चे माल से उपयोग के लायक वस्तुओं को तैयार करना निरुद्योगीकरण कहलाता है। यानी कच्चा माल, जैसे खेतों में या कृषि से कच्चा माल आया, ऐसे आपका गन्ना है, गन्ना कृषि से आया, अब गन्ना गया कंपनी में, तो कंपनी से चीनी बनकर आया, तो उसको हम निरुद्योगीकरण कहते हैं। यानी कच्चे माल को कंपनियों के द्वारा, मशीनों के द्वारा उपयोग लायक वस्तुओं को बनाना ही निरुद्योगीकरण कहलाता है। उसके बाद है औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे? तो औद्योगिक आयोग की नियुक्ति आपको 1916 ईस्वी में हुई थी। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 में हुई थी। 1916 में हुई थी। और इसके उद्देश्य थे ये देखना कि भारत में किस तरह के उद्योग स्थापित किए जाए, कहाँ पूंजी की आवश्यकता है, कहाँ पर उद्योगों की कौन सी समस्या है, इसको देखना इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य था। अब है लघु के क्वेश्चन, तो ये इसमें भी वही है। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? तो औद्योगिकरण का मतलब ये होता है कि मशीनों के द्वारा उत्पादन, यानी कच्चे मालों को मशीनों के द्वारा बहुत अत्यधिक मात्रा में उत्पादन ही औद्योगिकरण कहलाता है। इसके बाद है औद्योगिकरण मजदूरों का किस तरह प्रभावित किया? सही बात है, जब औद्योगिकरण की शुरुआत हुई तो उस समय जो हमारे यहाँ मजदूर थे वो लगभग कुटीर उद्योग और लघु उद्योग पर आधारित थे। वो 20-25 लोगों को मिलाकर एक कुटीर उद्योग पर वो लोग अपना मजदूरी करते थे, उससे अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जैसे फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत हुई, जैसे औद्योगिकरण हुआ, तो उन लोगों का वो स्थान मशीनों ने ले लिया। यानी अब मशीनों के द्वारा उत्पादन होने लगा। तो वो जो थे मजदूर, जो हाथ से मान लो हाथ से बुनाई करते थे, हाथ से बुनकर जो करते थे, वो लोग बेकार होते चले गए और वो काम मशीन करने लगा। तो वो अब मशीनों में काम करने लायक नहीं थे, तो वो धीरे धीरे बेकार होते चले गए। उनके खाने के लिए 2 रोटी नहीं के लिए पैसा उनके पास नहीं था, तो इस तरह वो बेकार होते चले गए। उसके बाद न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे? तो इसके बारे में मैंने बताया था। न्यूनतम मजदूरी कानून आपको 1948 में बना था।
पारित हुआ था और इसका यही उद्देश्य था कि औरतों को और बच्चों को काम करने के घंटे तय किए जाए, यानी 7 वर्ष के नीचे बच्चों को काम नहीं कराया जाएगा और 14 वर्ष के ऊपर बच्चों को काम करने के घंटे और उनको न्यूनतम मजदूरी तय किया गया। तो ये 1948 में आपको ये कानून बनाया गया था। उसके बाद कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकीकरण को गति प्रदान की। कैसे? सही बात है, लौह उद्योग को हम उद्योगों का जननी कहा करते हैं, यानी अगर कोई उद्योग बैठाना हो, कोई कंपनी बैठाना हो तो उसमें सबसे ज्यादा लोहे का काम होता है। लोहे से ही मशीनों का निर्माण होता है, लोहा से ही कंपनी का निर्माण होता है। तो सबसे पहले लोहा बनेगा तब तो लोहा का कंपनी बनेगा। तो लोहा का उत्पादन जब होने लगा तो कंपनियों का, मशीनों का उत्पादन भी तेजी से होने लगा। जब तेजी से होने लगा तो औद्योगिकरण तेजी से विकास हुआ। और जब हमारे यहाँ कोयला का उत्पादन हुआ तो कोयला से जब बिजली बनी तो जब हमारे यहाँ बिजली आ गई तो हमारे यहाँ शक्ति का संसाधन जब आ गया, शक्ति संसाधन आ गया बिजली के रूप में कोयला के द्वारा, तो उद्योगों ने और तेज गति में प्रदान की, औद्योगिक गति और तेज हो गई, उसका और तेजी से विकास होने लगा। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में आप लोगों का औद्योगिकीकरण के कारणों का उल्लेख करें, यह आपको किताब में मिल जाएगा। हालांकि मैंने बताया पिछले वीडियो में औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों को बताता है, उसके परिणामों को मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है। उपनिवेशवाद से क्या समझते हैं, औद्योगिक उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। उपनिवेशवाद यानी किसी देश पर दूसरे देश द्वारा अपनी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों पर नियंत्रण या शासन ही उपनिवेशवाद कहलाता है। जैसे हम लोग यहाँ हमारे देश पर अंग्रेजों का उपनिवेश कायम था, हमारे देश पर अंग्रेज शासन कर रहे थे, यहाँ के औद्योगिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सब क्षेत्रों पर उनका अधिकार था। तो हम ये कहेंगे कि भारत में अंग्रेजों का उपनिवेश था और औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया। कैसे? यही सही बात है, पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि जब औद्योगिकरण हुआ ब्रिटेन में तो मशीनों के द्वारा उत्पादन बहुत अधिक होने लगा, बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होने लगा। तो उस उत्पादन के कारण उनको एक बहुत बड़े बाजार की जरूरत पड़ी जहां उनका सामान खपत हो सके। और उस बाजार की खोज में जब वो लोग अन्य देशों पे निकले तो धीरे धीरे वो लोग व्यापार करते 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 उस देश पर उन्होंने अपना शासन कायम करना शुरू कर दिया। उसके बाद है कुटीर उद्योग के महत्व है, उसकी उपयोगिता और प्रकार। इसके बारे में मैंने कुटीर उद्योग के बारे में मैंने पिछले वीडियो पढ़ाया, आप वीडियो देख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद औद्योगिकरण किसी प्राकृतिक ढांचे को द्वार नहीं है बल्कि राजनीतिक परिवर्तन को निर्माण कर सकते हैं। सही बात है, औद्योगिकरण ने सिर्फ आर्थिक ही नहीं, पूरे क्षेत्र में राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सब क्षेत्र में वो परिवर्तन औद्योगिकरण ने किया। तो औद्योगिकरण से पूरे विश्व में एक नई देखने को जगह में नई चीज देखने को मिली, नया एक रूप देखने को मिला, नया एक आकार देखने को मिला। तो सही बात है, औद्योगिकरण ने आर्थिक ढांचे, नई राजनीतिक ढांचे को भी उन्होंने प्रभावित किया। तो ये था आप लोगों का लघुतरीय, अति लघु और दीर्घतरीय क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। और इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग बनाइए, वीडियो देखिए और उसको अपने नोटबुक में लिखिए, अपने फेयर में लिखिए, कॉपी में। अगला चैप्टर आपको शहरीकरण एवं शहरी जीवन, यानी शहरों का निर्माण कैसे हुआ और शहर में रहने वाले लोगों का जीवन कैसे होता था या अब कैसे हो रहा है, क्या क्या वहाँ समस्याएं हैं, शहरों का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।